हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। जिसको भी ये नोट्स चाहिए होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल SK सिविल 26 से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। क्या होता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, इसको समझेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। तो पहला हमारा FAA का फुल फॉर्म होता है फेडरल एविएशन एजेंसी। ये क्या है? फेडरल एविएशन एजेंसी। यह यूएसए की संस्था जो एविएशन रूल्स बनाती है उसे कहते हैं फेडरल एविएशन एजेंसी। यह यूएसए की संस्था है जो एविएशन रूल्स बनाती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में ICAO, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। ये संस्था जो है ICAO, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। फिर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट, वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू FAA, मतलब फेडरल एविएशन एजेंसी के अनुसार एयरपोर्ट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट। पहला कौन सा? नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट। दूसरा है प्राइमरी एयरपोर्ट। नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट और दूसरा हमारा है प्राइमरी एयरपोर्ट। तो नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट है हैंडल्स लेस देन 10,000 पैसेंजर्स पर ईयर। हैंडल्स लेस देन 10,000 पैसेंजर्स पर ईयर, यानी वह एयरपोर्ट जो साल में 10,000 से कम पैसेंजर हैंडल करता है वो हमारा नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट कहलाता है। वह एयरपोर्ट जो साल में 10,000 से कम पैसेंजर हैंडल करता है वह नॉन प्राइमरी एयरपोर्ट कहलाता है। दूसरा हमारा है प्राइमरी एयरपोर्ट। प्राइमरी एयरपोर्ट क्या है? हैंडल्स ग्रेटर देन 10,000 पैसेंजर पर ईयर, यानी वह एयरपोर्ट जो साल में 10,000 से ज़्यादा पैसेंजर हैंडल करता है प्राइमरी एयरपोर्ट कहलाता है। दो तरह के एयरपोर्ट होते हैं फेडरल एविएशन एजेंसी के अनुसार। दूसरा हमारा है अकॉर्डिंग टू ICAO। अकॉर्डिंग टू ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दो कैटेगराइज किया गया है एयरपोर्ट को। पहला है बेस्ड ऑन बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ यानी बेसिक रनवे लेंथ के अनुसार पांच तरह का एयरपोर्ट होता है। ABCDE। ए वाला जो है सबसे लार्जेस्ट लेंथ वाला एयरपोर्ट है, जिसको कैटेगरी ए मिला होगा वो लार्जेस्ट लेंथ वाला एयरपोर्ट रहेगा। और सबसे शॉर्टेस्ट जिसको कैटेगरी ई मिलेगी वो हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ वाला एयरपोर्ट रहेगा। ये रनवे लेंथ के हिसाब से पांच तरह का एयरपोर्ट होता है। दूसरा है बेस्ड ऑन ESWL एंड मैक्सिमम टायर प्रेशर। मैक्सिमम टायर प्रेशर, ESWL का फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, यानी एक पहिए पर लगने वाला भार। एक पहिए पर लगने वाले भार के अनुसार इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के अनुसार, व्हील लोड के बेस पर या मैक्सिमम टायर प्रेशर के बेस पर एयरपोर्ट को A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 इन सब में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे अधिक जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होता है वो होता है A1 में, या सबसे ज़्यादा टायर प्रेशर A1 टाइप के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे होता है। उसके बाद B2, C3, D4, E5, F6, G7। G7 में मिनिमम होता है। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन है, एयरपोर्ट का टाइप दिया गया है, बेसिक रनवे लेंथ दी गई है, विथ ऑफ रनवे पेमेंट है। तो एयरपोर्ट टाइप पांच तरह के एयरपोर्ट हैं यहाँ पे ABCDE। तो ए टाइप का जो एयरपोर्ट है उसमें बेसिक रनवे लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी? 2100, ग्रेटर देन 2100 होगा, मिनिमम 2100। विथ ऑफ रनवे पेमेंट, रनवे पेमेंट की जो विथ होगी वो 45 मीटर रहेगी। क्या रहेगी? 45 मीटर रहेगी। वी टाइप का जो एयरपोर्ट है उसकी जो बेसिक रनवे लेंथ होगी मैक्सिमम 2099, मिनिमम 1500 मीटर, और विथ ऑफ पेमेंट 45 मीटर। सी टाइप का जो एयरपोर्ट है उसकी 1499 मैक्सिमम,
बेसिक रनवे लेंथ होगी और मिनिमम 900, विथ कितनी होगी 30 मीटर। डी टाइप का जो है उसमें बेसिक रनवे लेंथ 899 मीटर होगी मैक्सिमम, मिनिमम 750 मीटर, विथ रनवे पेमेंट की विथ कितनी होगी 22.5। ई टाइप का जो एयरपोर्ट है उसकी बेसिक रनवे लेंथ मैक्सिमम 749 मीटर, मिनिमम 600 मीटर, विथ ऑफ रनवे पेमेंट 18 मीटर रहेगी। आगे आता है थ्री कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट। थ्री कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट ये क्या है? विमान को नियंत्रित करने के लिए तीन उपाय हैं एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला कौन सा है? एलिवेटर। दूसरा, पहला एलिवेटर है, दूसरा हमारा रडर है या रोडर है, तीसरा एलरोन है, एलरोन है। तो एलिवेटर में क्या होता है? यूज टू कंट्रोल पिचिंग। पिचिंग को कंट्रोल करने के लिए एलिवेटर होता है। पिचिंग को कंट्रोल करने के लिए एलिवेटर। पिचिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे करना। जो एरोप्लेन की नोज है उस नोज के ऊपर नीचे करना, वो हमारा पिचिंग कहलाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एलिवेटर होता है। रोडर या रडर याइंग के लिए होता है। याइंग का मतलब होता है दाएं बाएं घुमाना। दूसरा होता है याइंग। याइंग का मतलब होता है दाएं बाएं घुमाना। इसको कंट्रोल करने के लिए यूज टू कंट्रोल। तीसरा है एलोन, रोलिंग। रोलिंग मतलब दाएं बाएं झुकाना। याइंग मतलब दाएं बाएं घुमाना होता है और रोलिंग मतलब दाएं बाएं झुकाना होता है। ये तीन टर्म है एयर किसी भी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। आगे हमारे पास है डायमेंशन ऑफ रनवे क्लियर जोन इन मीटर। डायमेंशन ऑफ रनवे क्लियर जोन इन मीटर। फिर यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ रनवे और उनकी विड्थ दी गई, लेंथ दी गई है। पहला है इंटरनेशनल रनवे। इंटरनेशनल रनवे तो W1 300, W2 325, लेंथ 750। नॉन इंटरनेशनल रनवे, जो नॉन इंटरनेशनल रनवे, ये रेलवे नहीं होगा, ये रनवे होगा। रनवे, नॉन इंटरनेशनल रनवे। लार्ज एयरपोर्ट है उनके लिए W1 150 होगी, W2 270 होगी और लेंथ 600। W1 यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है, मिनिमम 270, लेंथ 600। स्मॉल एयरपोर्ट के लिए 75, 135 और 600, 300, 75, 135 और 300। विंड कवरेज, अगला पॉइंट हमारे पास है विंड कवरेज। ये क्या होता है? विंड कवरेज क्या है? It is the percentage of time in a year during which the cross-wind component remains within the acceptable limit. Wind coverage, it is the percentage of time, या टाइम का वो परसेंटेज है इन ईयर, एक ईयर में, जब क्रॉस विंड कंपोनेंट रिमेन्स विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। जब जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंडर रहता है, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट रहता है, वो हमारा विंड कवरेज कहलाता है। एज पर ICAO FAA मिनिमम विंड कवरेज 95% होता है। एज पर ICAO या FAA मिनिमम विंड कवरेज 95% होता है। दूसरा है काम पीरियड। काम पीरियड क्या है? इट इज़ द पीरियड इन विच द विंड इंटेंसिटी रिमेन्स बिलो 6.4 किलोमीटर पर आवर। काम पीरियड वह पीरियड है जब विंड इंटेंसिटी 6.4 किलोमीटर पर आवर से कम रहती है, उससे नीचे रहती है। यानी काम पीरियड वह पीरियड है जब विंड इंटेंसिटी 6.4 किलोमीटर पर आवर से कम रहती है या उसके नीचे रहती है। काम पीरियड क्या होता है? 100 माइनस विंड कवरेज। काम पीरियड के लिए फार्मूला है 100 माइनस विंड कवरेज। आगे हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम क्रॉस विंड कंपोनेंट। मैक्सिमम क्रॉस विंड कंपोनेंट लिमिट बेस्ड ऑन साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरपोर्ट सर्विंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ CWC, यानी क्रॉस विंड कंपोनेंट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रॉस विंड कंपोनेंट। तो स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए 15 किलोमीटर पर आवर
हमारी क्रॉस विंड कंपोनेंट होती है स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए 15 किलोमीटर पर आवर, मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए 25 किलोमीटर पर आवर, बिग एयरक्राफ्ट के लिए 35 किलोमीटर पर आवर। आगे हमारे पास दिया है विंड रोज। क्या होता है विंड रोज? विंड रोज डायग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रेडियल लाइंस एंड सर्किल। विंड रोज डायग्राम रेडियल लाइंस और सर्किल का ग्रुप होता है। विंड रोज डायग्राम रेडियल लाइंस और सर्किल का ग्रुप होता है। यूज क्या क्या होता है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट सुटेबल रनवे ओरिएंटेशन, फॉर एस्टिमेटिंग द रनवे कैपेसिटी। विंड रोज का यूज कहाँ किया जाता है? विंड रोज का यूज होता है सबसे सुटेबल रनवे ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए। सबसे सुटेबल रनवे ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए। ओरिएंटेशन का डायरेक्शन, दिशा, यानी सबसे सुटेबल दिशा, रनवे की सबसे सुटेबल दिशा को डिसाइड करने के लिए विंड रोज का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है? रनवे की कैपेसिटी एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रनवे की कैपेसिटी एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये हो गया विंड रोज। अगला हमारा है टाइप ऑफ विंड रोज डायग्राम। टाइप ऑफ विंड रोज डायग्राम, तो टाइप 1 होता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड। प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड। क्या करता है? डायरेक्शन और ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है, बताता है। डायरेक्शन और ड्यूरेशन ऑफ विंड बताता है। टाइप 1 सर्किल रिप्रेजेंट्स ड्यूरेशन ऑफ विंड। सर्किल रिप्रेजेंट्स ड्यूरेशन ऑफ विंड। सर्किल विंड की ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन को दिखाता है। दूसरा है रेडियल लाइंस रिप्रेजेंट विंड डायरेक्शन। जो रेडियल लाइंस होती हैं वो विंड की डायरेक्शन को दिखाती है। रेडियल लाइंस विंड की डायरेक्शन को दिखाती है। टाइप 2 कौन सा है? यूज टू शोइंग डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड। जो टाइप 2 होता है विंड रोज का, वो क्या करता है? शो करता है डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ विंड। वो शो करता है डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ विंड बताता है टाइप 2। यानी हवा कितनी देर किस दिशा से और कितनी स्पीड से आ रही है, हवा कितनी देरी से किस दिशा से और कितनी स्पीड से आ रही है, ये बताता है टाइप 2। अगला हमारा है रनवे लेंथ। रनवे लेंथ ये क्या है? It is obtained by applying elevation, temperature and gradient correction on basic runway length. Basic runway length. रनवे की बेसिक लेंथ निकालने के बाद, रनवे की बेसिक लेंथ यानी निकालने के बाद उसमें एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट के करेक्शन अप्लाई किया जाता है। It is obtained by applying elevation, temperature and gradient correction on basic runway length. यानी रनवे की बेसिक लेंथ निकालने के बाद उसमें एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट के करेक्शन अप्लाई किए जाते हैं। तो रनवे लेंथ क्या होती है? 18 से 45 मीटर होती है रनवे की लेंथ। यानी रनवे की चौड़ाई मिनिमम 18 मीटर और मैक्सिमम 45 मीटर होती है। रनवे की चौड़ाई मिनिमम 18 मीटर और मैक्सिमम 45 मीटर होती है। आगे सेफ्टी एरिया। सेफ्टी एरिया क्या होता है इसको समझेंगे। इट इंक्लूड्स रनवे शोल्डर्स ऑन आइदर साइड ऑफ रनवे एंड एडिशनल लेंथ। सेफ्टी एरिया ये क्या है? इसमें रनवे के दोनों तरफ लोकेटेड शोल्डर्स और एडिशनल लेंथ इंक्लूड की जाती है। सेफ्टी एरिया में रनवे के दोनों तरफ लोकेटेड शोल्डर्स और एडिशनल लेंथ इंक्लूड की जाती है। ये होता है हमारा सेफ्टी एरिया। तो टोटल लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया रनवे लेंथ प्लस 120। टोटल लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया इज इक्वल टू होता है रनवे लेंथ प्लस 120। रनवे लेंथ में 120 मीटर ऐड करने पर टोटल सेफ्टी एरिया मिल जाता है। ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ
सेफ्टी एरिया। अगला हमारे पास है विथ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया। विथ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया इज इक्वल टू 60 मीटर फ्रॉम द एंड्स ऑफ रनवे एट बोथ एंड्स। 60 मीटर फ्रॉम द एंड्स ऑफ रनवे एट बोथ एंड, यानी दोनों एंड से 60 मीटर फ्रॉम द एंड्स ऑफ रनवे एट बोथ एंड, दोनों एंड से 60 मीटर लेंथ लेते हैं सेफ्टी एरिया के लिए। फॉर पास्ट स्टैंडर्ड्स 90 मीटर, पहले जो स्टैंडर्ड्स था वो उसमें जो है 90 मीटर लेते थे। पहले के स्टैंडर्ड्स RSA में 60 मीटर लिया जाता था, लेकिन अब अच्छा एल लेंथ जो 60 मीटर फ्रॉम द एंड्स ऑफ रनवे एट बोथ एंड, दोनों एंड से 60 मीटर जो लिया जाता था वो पहले के RSA स्टैंडर्ड के अनुसार लिया जाता था। अभी जो है एज पर ICAO के अनुसार 90 मीटर विथ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया लिया जाता है। कितना? 90 मीटर। आगे हमारे पास है एक टेबल दी गई, इसमें कंडीशन है, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट है, कंडीशन है, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट है, विथ ऑफ सेफ्टी एरिया है। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल रनवे जो होते हैं, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट ABC या ABCDE इन एयरपोर्ट्स में विथ ऑफ सेफ्टी एरिया। ABC टाइप के जो एयरपोर्ट हैं उनमें विथ ऑफ सेफ्टी एरिया 150 मीटर लेते हैं। DE टाइप के जो एयरपोर्ट होते हैं उसमें विथ ऑफ सेफ्टी एरिया 75 मीटर लेते हैं। ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल रनवे है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल रनवे, इसमें जो है ABCDE 5 तरह का एयरपोर्ट है। विथ ऑफ सेफ्टी एरिया इसमें मिनिमम 300 मीटर लेते हैं, मिनिमम 300 मीटर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास करेक्शन फॉर एलिवेशन टेम्परेचर, करेक्शन फॉर एलिवेशन टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। तीन तरह का तीन तरह के करेक्शन होंगे, एलिवेशन करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन और ग्रेडियंट करेक्शन। तो पहला देखेंगे हम लोग करेक्शन ऑफ एलिवेशन। करेक्शन ऑफ एलिवेशन as per ICAO basic runway length should be increased at the rate of 7% per 300 meter rise in elevation above MSL। यानी ICAO के अकॉर्डिंग अगर एयरपोर्ट ICAO के अकॉर्डिंग अगर एयरपोर्ट मीन सी लेवल से ऊपर किसी एलिवेशन पर है, अगर एयरपोर्ट मीन सी लेवल से ऊपर किसी एलिवेशन पर है तो हर 300 मीटर के राइज पर बेसिक रनवे लेंथ को 60% इंक्रीज किया जाता है। तो ICAO के अनुसार बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 7% पर 300 mm राइज इन एलिवेशन एबव MSL। यानी कोई भी एयरपोर्ट जो मीन सी लेवल से ऊपर है, तो मीन सी लेवल से ऊपर किसी एलिवेशन पर है तो हर 300 मीटर के राइज पर बेसिक रनवे लेंथ को 7% इंक्रीज किया जाता है। ये हो गया करेक्शन ऑफ एलिवेशन। दूसरा है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर क्या होता है? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर मतलब एयरपोर्ट के एवरेज डेली टेम्परेचर से ली जाती है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर मतलब एयरपोर्ट के एवरेज डेली टेम्परेचर से ली जाती है। यहाँ T इज इक्वल टू फार्मूला होता है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर में फार्मूला होता है कैपिटल T इज इक्वल टू TA प्लस TM माइनस TA/3। जहाँ TA हमारा गया है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर है, जहाँ TA मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर है, यानी किसी महीने का रोज़ का औसत तापमान का मीन लिया जाता है। TM मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर फॉर द सेम मंथ ऑफ द ईयर। इसमें उसी महीने का रोज़ का अधिकतम तापमान का मीन लिया जाता है। इस फार्मूले से निकालते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर। आगे हमारे पास है नोट पॉइंट है टोटल करेक्शन फॉर
टोटल करेक्शन फॉर टेम्परेचर प्लस एलिवेशन, total correction for elevation plus temperature should greater than 35% of basic runway length, 30 greater than 35% of basic runway length क्या होना चाहिए? टोटल करेक्शन जो है एलिवेशन और टेम्परेचर के लिए 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। आगे हमारे पास है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। थर्ड हमारे पास है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। Runway length after having been corrected for elevation and temperature should be further increased at the rate of 20% for every 1% of effective gradient। यानी अगर रनवे किसी ढाल पर है अगर रनवे किसी ढाल पर है तो एलिवेशन और टेम्परेचर से करेक्शन करने के बाद हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट पर रनवे लेंथ को 20% और इंक्रीज किया जाता है। अगर रनवे किसी ढाल पर है तो एलिवेशन और टेम्परेचर से करेक्शन करने के बाद हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट पर रनवे लेंथ को 20% और इंक्रीज किया जाता है। ये है हमारा करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। आगे हमारे पास है मैक्सिमम लिमिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट। इसका मतलब है रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी बढ़ानी पड़ेगी जब उस पर स्लोप होता है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट इट इंक्रीज द रिक्वायर्ड रनवे लेंथ। मतलब रनवे की मिनिमम लेंथ कितनी बढ़ानी पड़ेगी जब उस पर स्लोप होता है। तो टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट दिया गया है, इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया गया है। तो अगर टाइप ऑफ एयरपोर्ट कितना है, ए बी सी टाइप का अगर एयरपोर्ट है तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट 1.5% से बढ़ाएंगे और इफेक्टिव ग्रेडियंट 1% से बढ़ाएंगे। अगर डी ई टाइप का एयरपोर्ट है तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट 2% से बढ़ाएंगे और इफेक्टिव ग्रेडियंट भी 2% से बढ़ाएंगे। उसके बाद है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, उसको समझ लेते हैं। और तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जो होती है रनवे के लेंथ के लॉन्ग जो ऊपर या नीचे की स्लोप होती है वही हमारे लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कहलाती है। रनवे के अलोंग जो हमारी ग्रेडियंट होती है या स्लोप होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कहलाती है। इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या होती है? रनवे की टोटल इफेक्टिव स्लोप इफेक्टिव ग्रेडियंट कहलाती है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस स्लोप दोनों को ऐड किया जाता है, वो हमारी इफेक्टिव ग्रेडियंट कहलाती है। फिर आता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट दिया गया है। रेट ऑफ चेंज पर 30 मीटर लेंथ दिया गया फॉर वर्टिकल कर्व। टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट दो तरह के हैं, तीन तरह के एयरपोर्ट है, ए बी सी डी ई। तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। 5 तरह के एयरपोर्ट हमारे पास में, ए बी सी डी और ई। तो ए और बी तरह के जो टाइप के जो एयरपोर्ट हैं उनके लिए रेट ऑफ चेंज पर 30 मीटर लेंथ 0.1% होगा। 0.1% होगा। यानी रनवे के लेंथ में स्लोप कितनी जल्दी बदल रही है। तो ए बी टाइप के जो एयरपोर्ट हैं 0.1% होगी उसमें। सी टाइप का जो एयरपोर्ट है 0.2% होगा उसमें। डी और ई टाइप का जो एयरपोर्ट है उसमें 0.4% होगा। 0.4% होगा। आगे हमारे पास है फैक्टर्स। एक सेकेंड। आगे हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग रनवे कैपेसिटी। रनवे कैपेसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स। ये रनवे कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स, रनवे कॉन्फ़िगरेशन, VFR IFR ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें किसी भी
रनवे की कैपेसिटी को अफेक्ट करती हैं। यानी एयरक्राफ्ट कंट्रोल मेजर्स मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिए गए नियम और उपाय, वो जो है किसी भी रनवे कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दूसरा रनवे कॉन्फ़िगरेशन, यानी रनवे का अरेंजमेंट क्या है, डिज़ाइन क्या है, वो भी रनवे की जो कैपेसिटी होती है उसको प्रभावित करती है। फिर आता है वीएफआर आईएफआर ऑपरेशन। वीएफआर मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स, वीएफआर मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स, और दूसरा है आईएफआर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स। ये दोनों भी विजुअल फ्लाइट रूल्स और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स ऑपरेशन भी किसी भी रनवे कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंपोजिशन, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंपोजिशन भी प्रभावित करते हैं, यानी कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट और कितनी संख्या में यूज़ हो रहे हैं, ये भी जो चीज़ें हैं प्रभावित करती हैं किसी भी रनवे कैपेसिटी को। आईएफआर का मतलब होता है इंटरनेशनल फ्लाइट रूल, इंस्ट्रूमेंटल नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट रूल हो जाएगा, यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट रूल हो जाएगा। आगे हमारे पास है गेट कैपेसिटी। गेट कैपेसिटी ये क्या होता है? गेट कैपेसिटी के लिए फार्मूला है हमारे पास में, जीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेट अपॉन गेट ऑक्यूपेंसी टाइम। जीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेट अपॉन गेट ऑक्यूपेंसी टाइम। यानी गेट कैपेसिटी क्या है? एक गेट पर एक निश्चित समय में कितने एयरक्राफ्ट हैंडल किए सकते हैं, ये हमारी गेट कैपेसिटी होती है। एक गेट पर एक निश्चित समय में कितने एयरक्राफ्ट हैंडल किए सकते हैं, वो हमारी गेट कैपेसिटी होती है। दूसरा हमारे पास है वेटेड आवरली कैपेसिटी। वेटेड आवरली कैपेसिटी WHC, ये अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट के मिक्स को ध्यान में रखकर कैपेसिटी निकालते हैं, वही हमारी वेटेड आवरली कैपेसिटी कहलाती है। समेशन ऑफ कैपेसिटी इंटू परसेंटेज यूज, समेशन ऑफ कैपेसिटी इंटू परसेंटेज यूज इंटू वेटिंग फैक्टर अपॉन समेशन परसेंटेज, समेशन ऑफ परसेंटेज यूज इंटू वेटिंग फैक्टर, ये हमारा फार्मूला होता है वेटेड आवरली कैपेसिटी के लिए। फिर है प्रैक्टिकल एनुअल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल एनुअल कैपेसिटी, उसके लिए फार्मूला है पी एस इज इक्वल टू WHC इंटू एनुअल WHC इंटू एनुअल यूटिलाइजेशन इंटू परसेंटेज इज यूज ऑफ एयरपोर्ट। फिर टैक्सी वे। टैक्सी वे क्या होता है? A taxiway is the path for aircraft at airport for connecting runway with aprons, hangars, terminals and other facilities. एक टैक्सी वे वो रास्ता होता है जिससे एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के अंदर रनवे, एप्रॉन्स, टर्मिनल्स, पार्किंग बेस, हैंगर्स तक जाता है, वो हमारा टैक्सी वे कहलाता है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्सी वे। टाइप्स ऑफ टैक्सी वे, पहला एग्जिट टैक्सी वे। It is located at various points along the runway to allow landing aircraft to efficiently exit the runway after landing. Exit taxiway should be designed for high turn-off speed. High turn-off speed. रनवे रनवे के किनारे अलग अलग पॉइंट्स पर होती है, जो एग्जिट टैक्सीवे होती है रनवे के किनारे अलग अलग पॉइंट पर होती है, जिससे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के बाद जल्दी से रनवे छोड़कर टैक्सी वे पर आ जाता है। हाई स्पीड एग्जिट के लिए डिज़ाइन होती है। हाई स्पीड एग्जिट के लिए डिज़ाइन होती है। दूसरा है एंट्रेंस टैक्सी वे। लोकेटेड नियर द रनवे थ्रेशोल्ड, इट फैसिलिटेट
एंट्री ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू रनवे फॉर टेक ऑफ पोजीशन। एंट्रेंस टैक्सीवे रनवे थ्रेशोल्ड के पास होती हैं, इससे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ पोजीशन पर जल्दी एंट्री ले सकता है। थर्ड हमारा है पैरेलल टैक्सीवे। इट इज़ प्रोवाइडेड पैरेलल टू एडजेसेंट runway to reach the apron area from runway after landing and from apron area to runway for takeoff। पैरेलल टैक्सीवे रनवे के पैरेलल होती हैं, लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट इस पर चलकर एप्रॉन एरिया तक जाता है या टेक ऑफ के लिए वापस रनवे तक आता है, वो कहलाती है हमारे पैरेलल टैक्सीवे। और हमारा बाईपास टैक्सीवे। provided to give way to aircraft located at area of congestion at busy airports। बाईपास टैक्सीवे ये कंजेस्टेड एरियाज में अल्टरनेटिव रास्ता देती है। बाईपास टैक्सीवे कंजेस्टेड एरियाज में अल्टरनेट रास्ता देती हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथ रहे। आगे हमारे पास ज्योमेट्रिक डिजाइन फॉर रनवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन फॉर रनवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन फॉर टैक्सीवे, रनवे नहीं टैक्सीवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन फॉर टैक्सीवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन फॉर टैक्सीवे ऑफ टैक्सीवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ टैक्सीवे दो टाइप की होती हैं। पहला, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट। मैक्सिमम लिमिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड इफेक्टिव ग्रेडियंट टैक्सीवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन है ये। दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो इसमें टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है, ट्रांसवर्स ग्रेडियंट है। तो ए बी सी टाइप के जो एयरपोर्ट है इनमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5%। ट्रांसवर्स ग्रेडियंट 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5%। डी और ई टाइप के जो एयरपोर्ट है उनके लिए लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3%। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3%। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3%। ट्रांसवर्स के 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसवर्स के 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट के लिए टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट और लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट फॉर 30 मीटर लेंथ के लिए ABC टाइप के एयरपोर्ट के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। DE टाइप के एयरपोर्ट के लिए 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे हमारे पास है हॉरेंजफ इक्वेशन, रेडियस ऑफ टैक्सीवे। टैक्सीवे के रेडियस के लिए इक्वेशन है हॉरेंजफ इक्वेशन, इसको देखेंगे। टैक्सीवे का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हॉरेंजफ फार्मूला यूज़ किया जाता है। टैक्सीवे का रेडियस निकालने के लिए फार्मूला है R2 इज इक्वल टू 0.388 W अपॉन T/2 माइनस S। ये मीटर में आएगी रेडियस 0.388 W T/2 माइनस S, जहाँ W हमारा व्हील बेस ऑफ एयरक्राफ्ट मीटर में है, T हमारा विथ ऑफ टैक्सीवे है, यस डिस्टेंस बिटवीन मिडवे पॉइंट ऑफ द मेन गियर एंड एज ऑफ टैक्सीवे इन मीटर है। आगे हमारे पास है टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस
टर्निंग रेडियस फॉर स्मूथ एंड कंफर्टेबल टर्न। स्मूथ और कंफर्टेबल टर्न के लिए टर्निंग रेडियस के लिए फार्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ। टर्निंग रेडियस के लिए फार्मूला है आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ, या वी हमारा किलोमीटर पर आवर में, एफ क्या है, एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड सरफेस। एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन टायर और सरफेस, इसकी वैल्यू होती है 0.13, इसकी वैल्यू होती है 0.13। रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए आवश्यक होता है, तो सबसोनिक ट्रांसपोर्ट के लिए, सबसोनिक ट्रांसपोर्ट के लिए इसकी वैल्यू होती है 120 मीटर। सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट के लिए 180 मीटर। एग्जिट स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द टर्निंग रेडियस। एग्जिट स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द टर्निंग रेडियस, यानी एग्जिट स्पीड सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो टर्निंग रेडियस को प्रभावित करता है। आगे हमारे पास है रेडियस ऑफ एंट्रेंस कर्व। रेडियस ऑफ एंट्रेंस कर्व, अगर एग्जिट स्पीड 65 है तो रेडियस ऑफ एंट्रेंस कर्व 517 मीटर होगी। अगर स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड एग्जिट स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है तो रेडियस ऑफ एंट्रेंस कर्व की वैल्यू 517 मीटर होगी। अगर 80 किलोमीटर पर आवर है तो आर ई 731 मीटर होगी। अगर 95 किलोमीटर पर आवर है तो आर ई 941 मीटर होगी। दूसरा है लेंथ ऑफ द एंट्रेंस कर्व। लेंथ ऑफ द एंट्रेंस कर्व, लेंथ ऑफ द एंट्रेंस कर्व, एंट्रेंस कर्व की लेंथ निकालने के लिए फार्मूला है एल इज इक्वल टू 0.28 वी का होल स्क्वायर अपॉन सी आर ई। सी आर ई इज इक्वल टू, दूसरा फार्मूला है वी स्क्वायर अपॉन 45.5 सी आर ई। वी स्क्वायर अपॉन 45.5 सी आर ई। सी फैक्टर है यहाँ, इसकी वैल्यू थी 0.39। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एस एस डी के लिए फार्मूला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एस डी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला है 0.28 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। 0.28 वी का होल स्क्वायर अपॉन 2d या इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 25.5 डी, जहाँ स्मॉल डी हमारा डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है यानी धीमा करने की दर है डी मीटर पर सेकंड में। फिर आता है हैंगर, दो फार्मूले, सारे फार्मूले हो गए। उसके बाद आता है हैंगर। हैंगर क्या है, द कवर्ड एरियाज फॉर रिपेयर एंड सर्विसिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड हैंगर। एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग यानी मरम्मत और सर्विसिंग के लिए जो कवर्ड एरिया होता है वही हमारा हैंगर कहलाता है। एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए जो एरिया होता है वही हमारा हैंगर कहलाता है। नंबर ऑफ हैंगर्स डिपेंड्स ऑन पीक आवर वॉल्यूम ऑफ एयरक्राफ्ट, साइज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड टर्निंग रेडियस एक्सेट्रा। जो नंबर ऑफ हैंगर्स हैं, इन हैंगर्स के नंबर जो है डिपेंड करते हैं पीक आवर वॉल्यूम पर, पीक आवर वॉल्यूम ऑफ एयरक्राफ्ट पर, साइज ऑफ एयरक्राफ्ट पर और टर्निंग रेडियस पर। फिर आता है एप्रॉन। फिर आता है एप्रॉन, इट इज़ द पेव्ड एरिया फॉर द पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट, लोडिंग अनलोडिंग द कार्गोज एंड पैसेंजर्स एक्सेट्रा। एप्रॉन क्या है, एप्रॉन एयरक्राफ्ट को पार्किंग करने के लिए यानी एयरक्राफ्ट को खड़ा करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए और पैसेंजर्स के लिए जो पेव्ड एरिया होता है वही हमारा एप्रॉन कहलाता है, वही हमारा एप्रॉन कहलाता है। साइज ऑफ एप्रॉन डिपेंड्स अपॉन, साइज ऑफ एप्रॉन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ गेट पोजीशन पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ एप्रॉन डिपेंड करता है नंबर ऑफ गेट पोजीशन पर। तो नंबर ऑफ गेट पोजीशन डिपेंड्स अपॉन द पीक आवरली एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड रैम्प टाइम। जो नंबर ऑफ गेट पोजीशन है, नंबर ऑफ गेट पोजीशन है वो डिपेंड करती है पीक आवरली एयरक्राफ्ट मूवमेंट पर और रैम्प टाइम पर।
नंबर ऑफ गेट के लिए फार्मूला है, नंबर ऑफ गेट पोजीशन के लिए फार्मूला है, नंबर ऑफ गेट पोजीशन इज इक्वल टू होता है रनवे कैपेसिटी अपॉन 120, रनवे कैपेसिटी अपॉन 120 इंटू एवरेज गेट ऑक्यूपेंसी टाइम इंटू एवरेज गेट ऑक्यूपेंसी टाइम, ये होता है फार्मूला नंबर ऑफ गेट पोजीशन के लिए। उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट मार्किंग कलर, एयरक्राफ्ट मार्किंग कलर, एयरक्राफ्ट मार्किंग कलर क्या है? ऑल रनवे मार्किंग पेंट कलर, ऑल रनवे मार्किंग वाइट होता है, ऑल रनवे मार्किंग वाइट होता है, रनवे मार्किंग वाइट होता है। ऑल टैक्सी वे मार्किंग येलो होता है, रनवे एंड टैक्सी वे शोल्डर येलो होते हैं, एप्रॉन मार्किंग येलो होती है। यानी रनवे वो सरफेस है जिस पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंड करता है, टैक्सी वे वो रास्ता है जिसमें एयरक्राफ्ट रनवे से एप्रॉन या हैंगर तक जाता है, शोल्डर रनवे या टैक्सी वे के दोनों साइड का एक्स्ट्रा एरिया होता है, एप्रॉन पार्किंग एरिया है जहाँ एयरक्राफ्ट लोडिंग अनलोडिंग और सर्विसिंग होती है। तो यहाँ पे ख़त्म होता आज हमारा एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। हमने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हमने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट की है टोटल। तो ख़त्म होता है यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का रिवीजन। जिस किसी को भी ये रिवीजन अच्छा लग रहा हो, नोट्स अच्छे लग रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल एस्केसिबल 26 से जुड़ सकता है, वहाँ से ये नोट्स प्राप्त कर सकता है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टेक्निकल एस्केसिबल 26, यहाँ पे लिख देते हैं। टेक्निकल एसके सिविल 26 ये नाम डालेंगे बिना किसी गैप के तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से नोट प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे कल फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।